तो हमेशा मुझे मतलब उनके पास जो भी कम पैसे होते हैं, जितने भी होते हैं, उसमें से वो मुझे मोस्टली आधा अमाउंट, जैसे अगर कभी भी 100 रुपये भेज दिए, 200 रुपये भेज दिए, मतलब कुछ भी, अगर मेरा थोड़ा सा भी छोटा मोटा कैसा भी अचीवमेंट होता है, जब भी मैं उसे बताती हूँ मेरा टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया सही में, तो वो मुझे पैसे भेजती हैं कि पार्टी हार्ड थी। उसने कहा था बहुत लोग होते हैं जो टॉप पे जाके नीचे गिरते हैं, तो पहली सीढ़ी से नीचे गिरना और टॉप फ्लोर से नीचे गिरना, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर तुम एक सीढ़ी से नीचे गिर रहे हो तो वहाँ पे तुम थोड़ा रिकवर हो सकते हो, वहाँ पे तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है, पर टॉप से गिर के फिर से वापस वो होना, रिकवर होना, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। सर थे वहाँ पे कि नहीं सर खेलेगी और अब अच्छा खेलेगी। उसके बाद फिर उस पॉइंट के बाद जब हाफ हो गया था, उसके बाद गोल किया था मैंने, टीम इंडिया के लिए स्कोर किया था। फिर सर ने बाद में बोला था देखा हुआ ना गोल, तब हुआ जब तूने अंदर खेला। तो आई वाज लाइक हाँ, मतलब ट्रस्ट, अगर मैं बोलूँ मुझे अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है जितना मेरे कोच के ऊपर है, मतलब जितना मेरे कोच को मेरे ऊपर है। ज़िंदगी में भी आपको वैसे ही है, ग्राउंड में भी सेम है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सारी चीज़ें भूल के एक बनना पड़ेगा, टीम वर्क में आना पड़ेगा, तब जाके आप चैंपियंस बन सकते हैं। मैं इनको सिर्फ फुटबॉल सिखाता हूँ, जो बहुत छोटी चीज़ है, ब्लाइंड फुटबॉल सिखाता हूँ। मैं इनसे ज़िंदगी सीखता हूँ, मैं इनसे लाइफ सीख रहा हूँ, वो चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं आपको एक वाक्य बताऊँगा। नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेल्स। और आज हमारे बीच पहाड़ की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने सिर्फ पहाड़ी का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये बता दिया है कि अगर किसी इंसान के अंदर टैलेंट है तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको उस टैलेंट को पाने से, उस जुनून को पाने से नहीं रोक सकती। तो आइए आपको मिलाते हैं हम हमारे इंडिया टीम की ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन्स कप्तान शेफाली रावत जी से। हेलो शेफाली, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। और हमको बहुत अच्छा लगा कि आज आप अपना शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। शेफाली, तो हम आपसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। कैसे आपने अपनी ये फुटबॉल की जर्नी को स्टार्ट करा था? आप एक पहाड़ के गांव से हैं, पौड़ी गढ़वाल से। उसके बाद आप जाते हैं जापान, बहुत सारी जगह आप गए हैं अपने फुटबॉल के उससे। तो हम इस जर्नी को जानना चाहते हैं, कैसे आपने ये जर्नी से शुरुआत करी है? सबसे पहले तो मेरा नाम शेफाली रावत है। मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से हूँ। पहले मैं पौड़ी गढ़वाल में रहती थी। तो मुझे याद नहीं हम गांव से देहरादून कब शिफ्ट हुए, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। और फिर मेरी स्कूलिंग जो है वो NIE PVD जो देहरादून में है, यहीं से हुई है, MSVH से। उसके बाद मैंने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यहीं से लिया है। मेरी स्पोर्ट्स जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले जैसे सारे बच्चे खेलते थे सिर्फ गेम्स पीरियड में, उसके अलावा मेरा ज़्यादा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। तो मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं क्लास 10th में का मेरा रिज़ल्ट आ गया था, उसके बाद फिर मेरा फ्रेंड था सीनियर, मेरा एक सीनियर थे, दीपक सिंह रावत नाम है उनका, ऑलराउंडर है बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे बोला था कि स्पोर्ट्स ट्राई कर, क्यों नहीं करती। मैंने कहा स्पोर्ट्स है सोचेंगे करके। उसके बाद फिर मैंने कहा देखते हैं। उसके बाद फिर मैंने, जो हमारे कोच हैं नरेश सिंह निहाल सर, उनके अंडर मैंने 10th के बाद 11 से सिंस 2021 तब से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ब्लाइंड फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था 2023 से। और पहले तो स्टार्टिंग में होता ही है, पेरेंट्स को मतलब नहीं था कि मत खेलो करके, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि उस टाइम में मेरा भी कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या खेलूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स है, पैरा स्पोर्ट्स बहुत सारे, पर मेरा खुद का चल रहा था क्या खेलूँगी। फिर पेरेंट्स का क्वेश्चन, खेलना क्या है? आई वाज लाइक आई डोंट नो, पर करना स्पोर्ट्स है। फिर उन्होंने बोला देखते हैं कि देखो क्या होता है। पहले तो मना किया बहुत, फिर वही ज़िद की कि नहीं खेलना है करके। फिर उन्होंने बोला ठीक है, लास्ट में जब मान गए उसके बाद फिर मैंने करना स्टार्ट किया। 2023 में मैंने जोनल्स खेला सबसे पहले ब्लाइंड फुटबॉल का, उसमें कैप्टन थी मैं उत्तराखंड की। उसके बाद फिर नेशनल रिप्रेजेंट किया, उसमें हम चैम्पियन ट्रॉफी उठाई थी हमने, दोनों में, जोनल्स में भी और नेशनल्स में भी। उसके बाद फिर नाम आया था टीम इंडिया के लिए, मतलब कैंप के लिए, जो टीम इंडिया का कैंप लगता है कोची में, वहाँ के लिए नाम आया था। उसके बाद फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई।
अच्छा, तो ऐसा होता है ना जब आपको पता चल रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, या आप लोग को जैसे आप बता रहे थे उन्होंने बोला आपको कि आप स्पोर्ट्स खेलो, तो एक मोमेंट होता है जो हिट होता है कि हाँ अब तो मुझे यही करना है और अब मैं फुटबॉल में ही अपना मुझे करियर बनाना है, तो वो कब चीज़ आपको हिट हुई? जब मैंने सर के अंडर ट्रेनिंग ली, क्योंकि अ, सर के अंडर ट्रेनिंग लेना मतलब एक मतलब गॉड ब्लेसिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोच होना एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सर के अंडर ट्रेनिंग लेना मतलब होता है ना कि ऐसे कोच पूरे इंडिया में मैं बोलूँगी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इतना पेशेंस वैसे हर कोचेज़ में होता होगा, पर सर में थोड़ा ज़्यादा है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचेज़ को देखा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे अलग अलग स्टेट से हैं और कोचेज़ को देखा है, और उसके बाद मुझे लगता है हम बहुत अच्छे कोच के अंडर ट्रेन हो रहे हैं। वहाँ से मुझे लगा था कि हाँ खेलना है ब्लाइंड फुटबॉल। और दूसरा तब जब मेरा पहला टूर्नामेंट था, जब मैं बर्मिंघम गई थी 2023 में ही। तब क्या हुआ था उस टाइम पे, वो मेरा टूर्नामेंट बोल सकते हैं सबसे बेकार टूर्नामेंट गया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एक भी मैच में, सिर्फ एक मैच में अंदर खिलाया था, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो वो जो टूर्नामेंट था मेरे लिए बहुत बहुत ख़राब था, क्योंकि हम उसमें एक मैच हम जीते थे, पर फिर सारे मैचेस हम ऑलमोस्ट या ड्रॉ हुए थे या हारे थे, और मैं एक भी मैच में अंदर नहीं गई थी। तो जब भी ऐसा होता था तो मैं लास्ट में एक तो मैं सबसे पहले सर को वीडियो कॉल करती थी जर्सी पहनने के बाद, इंडिया जर्सी जब मैं पहनती थी सर को कॉल करती थी वीडियो कॉल। उसके बाद फिर जब हम ग्राउंड से आए थे उस टाइम में मैं बहुत रोई थी कि सर एक भी मैच नहीं खिलाया, मतलब एक भी मैच में मैं इन नहीं हुई, अब क्या, रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ। फिर सर ने मुझे एक अपनी बात बताई थी कि सर जब स्टार्टिंग में गए थे कोची, तो सर गए थे एज अ स्क्वाड, सर को ग्राउंड के अंदर भी नहीं घुसने दिया था। तो उस टाइम पे सर ने जैसे प्लेयर्स के शूज़ संभालना, उन्हें पानी की बॉटल्स वगैरह देना, डिस्पोजल्स वगैरह ग्राउंड से साफ़ करना, सर ने वो सब किया है। उसके बाद फिर सर ने बोला था कि उस टाइम पे मैंने सोचा था देहरादून को ब्लाइंड फुटबॉल की फैक्ट्री बना दूंगा, और वो सर ने किया भी। अभी सर गोल गाइड है और असिस्टेंट कोच भी है इंडिया के। तो मुझे वो चीज़ हिट की थी कि क्यों नहीं, अगर इतना हो सकता है। पर ये तो फिर पहला ही टूर्नामेंट है। उस टाइम पे फिर मेरी बहन से भी मेरी बात होती थी, तो उसने मुझे एक बात बोली थी, वो भी मुझे बहुत हिट की थी। उसने कहा था बहुत लोग होते हैं जो टॉप पे जाके नीचे गिरते हैं, तो पहली सीढ़ी से नीचे गिरना और टॉप फ्लोर से नीचे गिरना, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर तुम एक सीढ़ी से नीचे गिर रहे हो तो वहाँ पे तुम थोड़ा रिकवर हो सकते हो, वहाँ पे तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है। पर टॉप से गिर के फिर से वापस वो होना, रिकवर होना, वो बहुत बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो चीज़, वो मोमेंट, वो वाला टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट था जो बहुत, जिसने मुझे बहुत हिला दिया था। उसके बाद से फिर सर ने बोला इधर आजा, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आगे जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। उसके बाद से अब लगता है ब्लाइंड फुटबॉल ही खेलना है। ओके, तो ये जो पूरी जर्नी रही है आपकी, जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे थे और अब आप एक टीम कैप्टन है, तो इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसा पॉइंट रहा है जहाँ पे आपको लगा, आपने सोचा मैं गिव अप करती हूँ, या अब मैं नहीं खेलती हूँ, इस चीज़ को आगे नहीं कंटिन्यू करती हूँ? कभी ऐसा मोमेंट आया है उस टाइम पे? यही वाला जो बर्मिंघम में हुआ था वो वाला। उसके बाद नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट मेरे कोच को, नरी सिंह नाल सर को, मेरे ऊपर है। क्योंकि इस बार का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था कोची में ही हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे जब हम मैच खेलते उस टाइम पे आई वाज लाइक कि सर मैं बाहर जा रही हूँ। सर खड़े थे गोल गाइड के एरिया में, सर गोल गाइड थे, तो सर गोल गाइड में, और मैं अटैकिंग पोजीशन पे खेल रही थी। मैंने सर को, सर मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ। एक बार तो मेरा कैप्टन बैंड पे भी हाथ चला गया था, सर ने मुझे 2-3 बार मना किया लास्ट में। अब मैं पीटूंगा अब मैं सही में पीटूंगा, क्योंकि खेलना है अंदर। और ऐसा भी हो गया था एक पॉइंट पे कि बाहर जो हमारे हेड कोच थे उन्होंने भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, आ जाओ। सर थे वहाँ पे कि नहीं सर खेलेगी, और अब अच्छा खेलेगी। उसके बाद फिर उस पॉइंट के बाद जब हाफ हो गया था, उसके बाद गोल किया था मैंने, टीम इंडिया के लिए स्कोर किया था। फिर सर ने बाद में बोला था देखा हुआ ना गोल, तब हुआ जब तूने अंदर खेला। तो आई वाज लाइक हाँ, मतलब ट्रस्ट, अगर मैं बोलूँ मुझे अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है जितना मेरे कोच के ऊपर है, मतलब जितना मेरे कोच को मेरे ऊपर है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपसे ज़्यादा आपके कोच आप पे ट्रस्ट करे, तो वो उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। वही क्योंकि एक इंसान चाहिए होता है ना जो आप पे ट्रस्ट करे, तो फिर एक और अलग कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। अच्छा, आप बता रहे हैं आप बाहर गए, इतने सारे आपने मैचेस खेले हैं वहाँ पे, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। बाहर की कंट्रीज़ का या मैचेस का? जी जी जी।
बाहर की कंट्रीज़ एक तो बहुत ज़्यादा वो होता है पंक्चुअल टाइम के हिसाब से, बहुत पंक्चुअलिटी देखने के लिए मिलती है। अगर 8-10 टाइम दे दे तो 8-10, तुम नहीं गए तो बस निकल जाएगी, वो वाला। और बहुत काइंड, अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा टोन बहुत अलग है बात करने का, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में, जैसे मैं जापान में गई थी, उन लोगों का मतलब बहुत प्रेजेंटेबल थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा था। ओके। अच्छा शिफाली, हमको बताइए, जैसे जो नॉर्मल फुटबॉल होता है और ब्लाइंड फुटबॉल, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले नॉर्मल फुटबॉल 11 इज साइड, जो ब्लाइंड फुटबॉल होता है 5 इज साइड होता है, टोटली डिपेंड ऑन साउंड। 5 साइड, 4 प्लेयर और एक गोलकीपर। उसमें क्या होता है, आपको जिसके पास बॉल नहीं होती है उसे वॉय बोलना पड़ता है। ओके। VOY लैटिन वर्ड है, आई एम हेयर, उसका अच्छा। मतलब है वो ऐसा होता है कि जिसके पास बॉल है वो वॉय नहीं बोलता है, जिसके पास बॉल नहीं है वो सारे वॉय बोलते हैं। सबसे पहले तुम्हें सबको वो करना है, सुनना है कि हमारी टीम का कौन है इसमें से। और ऊपर से जो कीपर होता है वो साइटेड होता है, जितने भी अंदर खेल रहे होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं। अभी अगर मैं मेंस टीम की बात करूँ तो उसमें तो ऐसा है कि जितने भी प्लेयर हैं वो सारे B1 कैटेगरी, मतलब टोटली ब्लाइंड होने चाहिए। पर जो विमेंस का है, विमेंस का अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है विमेन को खेलते हुए, विमेन ब्लाइंड फुटबॉल को। तो उसमें अभी ऐसा है कि जो पार्शली साइटेड है, मैं पार्शली साइटेड हूँ, मैं B2 कैटेगरी में आती हूँ, मतलब 6 मीटर 3 मीटर 6 मीटर इतना दिखता है। अच्छा। ऐसा होता है, तो उसमें क्या है, पार्शली साइटेड खेल सकता है। अच्छा। पर जो मेंस टीम है उसमें पार्शली साइटेड अलाउड नहीं है, उसमें सिर्फ B1। तो जैसे हम लोग हैं, उसमें क्या होता है, जो कीपर होता है वो होता है फुल्ली साइटेड। हम लोग गोल फिक्स पहन के, आई पैचेस करके, उसके बाद गोल फिक्स पहन के उस जो कीपर होता है साइटेड कीपर, उसके अगेंस्ट गोल स्कोर करते हैं। ये ब्यूटी है ब्लाइंड फुटबॉल की। ओके, ठीक है। तो अभी आप इंडियन, हमारी जो वुमेन्स की ब्लाइंड फुटबॉल की टीम है उसकी कैप्टन बन गई हैं। पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच मैम। और दूसरी चीज़, पहाड़ की बेटी बनी है, तो हमारे लिए तो और गर्व की बात है ये। तो उसके लिए कुछ प्रिपेयर करा है आपने कि कैसे आप टीम हैंडल करोगे, या कुछ दिमाग में कुछ एक ब्लूप्रिंट होता है ना कि अब आपको सारी चीज़ को, सबको संभालना है, पूरी टीम को देखना है, तो उसके लिए कुछ आपने प्रिपेयर करा है? और कैसा फील हुआ है आपको जब आप बने टीम के कैप्टन? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले तो मुझे बिल्कुल ऐसा होता है ना कि ट्रस्ट नहीं था कि मैं कैप्टन, मतलब चांस ही नहीं, क्योंकि हमने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी वो बर्मिंघम में खेली थी, तो इतनी अच्छी नहीं की थी। तो उसके बाद मुझे नहीं लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगा था कि कैप्टन बनूंगी मैं। उससे पहले से भी ऐसा चल रहा था कि एक प्लेयर थी हमारी, सीनियर प्लेयर है निर्मा, और गुजरात की हैं, वो बनी थी कैप्टन। पर उनके कुछ इंजरी वगैरह के चलते सडन मोमेंट था जब मुझे कैप्टन बनाया था। और उस टाइम पे बहुत अच्छा लगने से पहले तो मैं थोड़ा शॉक में चली गई थी, थोड़ा टाइम पहले मैं कैप्टन, अरे नहीं। और रही बात ब्लू प्रिंट वगैरह के दिमाग में चलता है कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ग्राउंड के अंदर जाती हूँ तो उस टाइम पे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, इतना चल रहा था जीतना है और टीम फीड करना। अभी मैं सीख रही हूँ, अभी कोच सर से, नरेश सिंह नायल सर से सीख रही हूँ, और टीम इंडिया के हेड कोच है सुनील जी मैथ्यू सर, इन सब से सीख रहे हैं। तो भी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम देखेंगे जब आप जो अपनी टीम लीड करोगे, आगे आप करोगे, तो हम देखेंगे, आपको बिल्कुल चेयर करेंगे, क्योंकि वही हमारे पहाड़ से, हमारे इंडिया से कोई जा रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप पहाड़ से हैं, तो जैसे शिफाली, हम लोग पहाड़ी हैं, हमारे अंदर एक अलग ही जुनून होता है, अलग ही, मतलब हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत अलग होती है थोड़ी सी। तो आपको क्या लगता है, जब आप मेंटली स्टेबल हो बिल्कुल, जो आप लोग ये चीज़ खेलते हो, तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है, पहाड़ी अपब्रिंगिंग, वो हेल्प करती है इस चीज़ में? बहुत, सबसे पहले घर का माहौल बहुत ज़्यादा। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे घर पे बहुत बहुत अच्छा माहौल है, इतना मुझे नहीं लगता किसी और घर में होगा। क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरे पेरेंट्स कहीं पे भी छोड़ देते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे जाना है, तो वो ज़्यादा कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे रोका है टोका है, कभी भी नहीं। मेरी जैसे ऐसा होता है कि मैं प्रैक्टिस से आ रही हूँ तो होता है ना कि लड़की हो घर का काम कर लो वाला, मेरे घर पे ऐसा, मतलब कभी भी मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया गया। इसमें मेरी मम्मी मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे अगर मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ तो जाने के लिए कभी ऐसा होता है, मेरा घर है यहाँ से, अगर मैं पैदल जाऊँ तो वॉकिंग डिस्टेंस पे अराउंड 25 मिनट, मतलब जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं NIPVD में, तो मुझे
बहुत बार इवन एक तो कुछ टाइम पहले तो ऐसा हो गया था कि डेली कोच सर मुझे पिकअप करने आते थे, ड्रॉप करने आते थे। वैसे आजकल ऐसा है कि मेरी कज़न है, वो भी कर रही है प्रैक्टिस, और मेरा भाई भी है, मतलब वो भी कज़न है वो भी कर रहा है प्रैक्टिस, तो हम सब लोग साथ में आते हैं। पर बहुत टाइम ऐसा होता है जब वो लोग नहीं आ रहे, सर साथ में होते हैं, सर मुझे पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं। और घर का माहौल भी मुझे बहुत इतना है कि पूरी फ्रीडम है, बहुत इफ़ेक्ट करती है ये चीज़ें। ओके, तो घर वाले जब आपका पता चला था कि आप भाई कप्तान बन गए, उनके कैसे रिएक्शंस थे आपको लेके? बहुत अच्छे। मेरी मम्मी बोल रही थी कि मतलब जिस टाइम में मैं कैप्टन नहीं भी थी, तो उस टाइम में मेरी मम्मी जैसे होता है कि काम वाम करे तो बोलती रहती थी। मैं सोचती हूँ कि कभी तो इंडिया टीम की कैप्टन बनेगी। मेरी मम्मी पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती है, नहीं बन जाएगी। मैंने कहा अरे कहाँ, बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर हैं, उसमें मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ अभी, कि नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ ना पक्का बनेगी। जिस दिन मैंने मम्मी को बताया था कि मैं इंडिया टीम की कैप्टन बनी हूँ, बहुत खुश हुई थी वो, मम्मी पापा, मेरी बहन, बहुत ज़्यादा। और मेरा हमारे घर पे एक चीज़ है, जैसे मतलब अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है कि मैं कुछ अचीव कर रही हूँ, तो जो मेरी बड़ी बहन है वो वैसे कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही है, अभी वो पढ़ाई कर रही है नर्सिंग की। तो हमेशा मुझे मतलब उनके पास जो भी कम पैसे होते हैं, जितने भी होते हैं, उसमें से वो मुझे मोस्टली आधा अमाउंट, जैसे अगर कभी भी 100 रुपये भेज दिए, 200 रुपये भेज दिए, मतलब कुछ भी अगर मेरा थोड़ा सा भी छोटा मोटा कैसा भी अचीवमेंट होता है, जब भी मैं उसे बताती हूँ मेरा टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया सही में, तो वो मुझे पैसे भेजती हैं कि पार्टी हार्ड। प्यार प्यार है ये बहन का, बहुत, है ना? हाँ। तो ऐसे कभी मम्मी पापा लोग आए हैं आपकी प्रैक्टिस वगैरह देखने, जब आप जाते हो प्रैक्टिस के लिए, तो कभी आए हैं साथ में? नहीं जो मेरे मम्मी पापा हैं वो डेयरी चलाते हैं, गाय है हमारे घर पे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आके मैचेस वगैरह देखें। और मेरी बहन यहाँ पे है नहीं, वो हल्द्वानी में है, अच्छा। तो नहीं देखा। हाँ, पर जब भी ऐसा होता है कि मेरे मैचेस हैं, तो वो मैचेस जैसे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो लाइव आते हैं, तो वो देखते हैं, वो पक्का देखते हैं, वो मिस नहीं करते। अच्छा, तो अभी आप फुटबॉल मैचेस देखते हो कंटिन्यू? हाँ, देखती हूँ, जब टाइम होता है देखती हूँ। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अर्जेंटीना। अच्छा, क्यों? उसमें जो एक प्लेयर है, वहाँ की कैप्टन है ग्रासिया, हम्म, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत अच्छी टीम है। हम्म, चैंपियंस है वो, 2 चैंपियनशिप हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उन दोनों में वही चैंपियन है। और सिर्फ चैंपियन होना ही ऐसा नहीं कि इसलिए फेवरेट टीम है, वो बहुत रफ एंड टफ टीम है। और जो उनकी कैप्टन है, मैंने ज़्यादा पर्सनली नोटिस नहीं किया, पर जितना मुझे सर ने बताया वो बहुत कूल, बहुत काम है। पर जैसे वो ग्राउंड के अंदर एंटर करती है, उनसे ज़्यादा रफ एंड टफ कोई नहीं है। ओके। अच्छा, तो शिफाली, जैसे आप ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हो, तो जब हम ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं तो एक एथलीट के लिए जैसे ट्रेनिंग हो गई, फैसिलिटीज़, फंडिंग, ये सब थोड़ी सी चैलेंजिंग रहता है। तो आपके टाइम पे भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आए थे जो आपने फेस करे? अ, है, अभी है चैलेंजेस कि मतलब फंडिंग्स वगैरह होता है कि बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही चैलेंज है। इसलिए नहीं, क्योंकि जो जिस टाइम पे अभी हम खेल रहे हैं, हमें मतलब फिर भी ऐसा है कि अगर हम नेशनल या जोनल जो भी अगर होता है, तो मतलब उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट मिलता है, लेकिन पहले के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था। तो हमने जिस टाइम पे स्टार्ट किया है, फिर भी हमने बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें मिली है। पहले ग्राउंड था जो NIPVD में, वो इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत सारे पेड़ वगैरह थे वहाँ पे। तो जो हमारी मेंस टीम है, उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस की है। मैं ये बोलूँगी कि हमें थाली में परोसा हुआ खाना मिला है। मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि कोच सर ने और हमारी मेंस टीम ने उस पर बहुत बहुत काफ़ी काम किया है, जिस वजह से हम अभी खेल पा रही हैं, गर्ल्स परफॉर्म कर रही हैं। ओके। तो अभी बहुत सारे पहाड़ के ऐसे बच्चे हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, जैसे स्कूलिंग वगैरह, कहाँ से ये वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से उनको गाइडेंस मिल सकती है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा उन बच्चों को भी बताएं कि वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं अगर उनको इसमें अपना करियर आगे बनाना है तो। सबसे पहले तो अगर करियर की अगर मैं बात करूँ, पहले तो स्कूलिंग, अगर कोई अगर बच्चा ब्लाइंड है, तो वो NIPVD से कर सकता है। और अगर साइटेड है और अगर ब्लाइंड फुटबॉल में गोलकीपरिंग वगैरह कुछ करना चाहता है, तो वो B.Ed D.Ed बहुत सारे कोर्सेज हैं NIPVD में, वो कर सकते हैं, उनके लिए वो अवेलेबल है। और उसी के थ्रू मतलब फिर आगे अगर इंस्टीट्यूट में आ गए, तो उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस वगैरह कोच सर हैं वो कराई देंगे। और अभी हमने सुना है कि देहरादून में, वैसे हम
लोग पहले बाहर जाते थे गेम्स खेलने के लिए हैं, और अब क्या हो रहा है कि बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड में गेम खेलने आ रहे हैं। और मैंने सुना है यहाँ देहरादून में भी होने वाला है बहुत जल्द विमेन ब्लाइंड फुटबॉल का मैच, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस बार देहरादून उत्तराखंड नेशनल होस्ट कर रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। दूर दूर से मतलब अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे और इस बार होम ग्राउंड में, तो ये अच्छा यहाँ पे लगे। किस लोकेशन पे हो रहा है? लोकेशन मे बी ड्रिबल क्लब, ओके। नॉट श्योर, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो बोर्ड्स के पास रहते हैं, हमें प्लेयर तक आती नहीं है, वो बाद में पता चलता है कि हो कहाँ पे रहा है। थैंक यू सो मच शेफाली, आप हमारे पॉडकास्ट में आए अपना टाइम निकाल के, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारी ऑडियंस को दी है। आगे के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और जैसे कि आपने अभी बताया कि उत्तराखंड में जो मैचेस होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की टीम ही जीते। थैंक यू सो मच शेफाली। थैंक यू मैम। तो अब हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने शेफाली जैसे प्लेयर्स को कोचिंग दी है, उनको आगे तक पहुंचाया है, अनेक ज़िंदगियां बदली हैं और इंडिया टीम को नेशनल लेवल पर पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड्स फुटबॉल विमेन इंडिया टीम के कोच की, जिनका नाम है नरेश सिंह नयाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मौका देने के लिए कि आज आपके साथ मैं कुछ खेल की बातें साझा कर सकूं। सर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ बैठे हैं और हम आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, दुनिया तक पहुंचाने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, मैंने सुना है आप नैनीताल से हैं। बिल्कुल। नैनीताल से, और मेरा भी थोड़ा बहुत रिलेशन है नैनीताल से। मैं वहाँ जी। 14 साल मैंने वहाँ बिताए हैं। तो मैंने देखा नैनीताल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर गेम्स का बहुत ज़्यादा रहता है कि उन्हें गेम्स खेलने हैं, और वहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ पे हर संडे को बच्चे पहुँच जाते हैं फुटबॉल लेके, या क्रिकेट हो, बहुत सारी चीज़ें, स्कूल्स भी आते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो ये फुटबॉल जर्नी है, ये वहाँ से स्टार्ट हुई थी? कैसे आई आपके अंदर फुटबॉल? आपने नैनीताल की बात की है तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, मेरा ज़िला है नैनीताल, और मैं बिल्कुल पहाड़ से, देहात से आता हूँ। ओखलकांडा ब्लॉक है जहाँ पर चक दलाड़ मेरा गांव का नाम है, और वहाँ पर था, जैसे कि आपने कहा कि टैलेंट बहुत है। टैलेंट नैनीताल की जिस ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं वो फ्लैट्स है, बहुत फेमस है, और लोग वहाँ बहुत खेलना पसंद करते हैं। इवन जब मैं बाहर गया तो लोगों से पता चला कि वहाँ पर खेलना कई लोगों का ड्रीम रहता है। पहले बहुत नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स वहाँ पे होते थे, बट मैं जैसे गांव से आता हूँ, टैलेंट की बात अगर करें तो हमारे गांव में भी हम देखते थे, हमारे जो चाचा लोग हैं, जो बड़े भाई लोग हैं, वो 2-2 3-3 खेत एक साथ कूद जाते थे। तो जब बाद में अगर इसी को देखें तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और बॉडी काम करते करते शायद जो आम जिंदगी है वहाँ की, वो इतनी कंडीशनड हो जाती है कि फिजिकल एबिलिटी तो बढ़ ही जाती है वहाँ की, तो टैलेंट होना तो लाजमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके अंदर कहाँ से फुटबॉल का एक चस्का होता है ना, जब हम किसी को देखते हैं या कुछ चीज़ अलग से हिट हो जाती है, तो बिल्कुल। आपके अंदर वो चीज़ कब आई कि आपको फुटबॉल खेलने का? फुटबॉल का देखेंगे तो मेरी जो स्कूलिंग है वो अरुणाचल और असम की है। नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल बहुत है, और मैं हॉस्टल में रहता था, और मैं जूनियर्स का गोलकीपर हूँ। ओह! मैं अपने हॉस्टल के लिए जूनियर टीम में था, और मतलब क्लास 4th 5th में मैं गोलकीपिंग किया करता था उस टाइम में। तो एक तरह से हो सकता है कि वहाँ से आया होगा। फिर उसके बाद में बहुत लंबा टाइम मैंने एथलेटिक्स किया, लेकिन उसके बाद फुटबॉल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, क्योंकि जिस चीज़ से मुझे आज थोड़ा सा लोग जानते हैं, ब्लाइंड फुटबॉल, मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को, क्योंकि जो पहाड़ी टेल्स है आपको सुनेंगे, पहाड़ टेल्स को लोग सुनेंगे, कि मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है ब्लाइंड फुटबॉल। जब भी मैं ब्लाइंड बोल रहा हूँ तो वो टेक्निकल टर्म है, गेम्स के लिए लिया जाता है। नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं, दृष्टि दिव्यांग बोलते हैं ना। तो जब फुटबॉल की बात आती है, मुझे बहुत सारा अलग अलग करने का मौका मिला, एथलेटिक्स किया, सब कुछ किया, बट ब्लाइंड फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो संस्थान है जहां पर मैंने ज्वाइन किया एज फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, NIPVD के नाम से लोग जानते हैं, जो राजपुर रोड पे देहरादून में। वहाँ पर जब मैं आया तो उसके बाद में वहाँ ब्लाइंड फुटबॉल तब नहीं जानता था मैं, सही कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, 2015 में जब मैंने ज्वाइन किया, बट स्पोर्ट्स करता था। फुटबॉल पहले भी खेली है, जैसा कि आपने कहा, फुटबॉल इंडियन एयरफोर्स में जब मैं था तब भी मैंने फुटबॉल खेली है, बट ब्लाइंड फुटबॉल वहाँ से शुरू हुआ जर्नी। जब मैं गया एज एन एस्कॉर्ट, गया कोच्चि केरल में, और 2 लड़कों को लेके गया, वो मेरे पहले ट्रेनी थे। 3 लड़के थे जो यहाँ पर करते थे, एक संदीप बिस्ट है,
पंकज राणा है जो बाद में जाके इंडिया का कैप्टन बना, हाँ। अश्विनी कुमार है जो बाद में जाके इंडिया रिप्रेजेंट किया जिसने, तो वहाँ लेके गया। लेकिन उस टाइम में सिर्फ पंकज का सिलेक्शन हुआ जो जिसको कि जापान जाना था, टोक्यो जाना था, और मैं वापस आ रहा था। अश्विनी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप कहोगे कि कहाँ से शुरू हुआ, मैं वहाँ मानता हूँ कि मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। अश्विनी जब वापस आ रहा था तो मुझे भी ग्राउंड में एंटर नहीं करने दिया गया। खैर वो पुरानी बातें हैं, लेकिन वो मैं एज एन एस्कॉर्ट था तो मैं जानता था, स्पोर्ट्स कर रहा था, इसलिए मुझे पता था। अश्विनी रो रहा था, और आप मतलब एक मैंने कभी देखा नहीं था कि दृष्टि दिव्यांग है और उसके बाद रो रहा है, तो मतलब हमारी आंखें खुली रहती हैं, हमें दिखता है, आई बॉल्स दिख रहे हैं, उसकी आंखें बंद हैं और उसके बाद वो रो रहा है, आंसू दिख रहा है। तो मुझे बहुत एक तरह से हिट किया वो चीज़, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक गई। और तब मैंने एक सोचा कि यार अब तो मतलब देहरादून, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड की बात करे और ब्लाइंड फुटबॉल की बात करे तो सबसे पहले देहरादून का नाम आए। और तब से चल रही है जर्नी, 2015 से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स दे चुके हैं, इंडिया को 5 कैप्टन दे चुके हैं इसी देहरादून से, और जो हमारा NIPD है वहाँ से। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और जिस तरीके से अभी आपने बताया, इतनी इतनी नॉलेज तो हमको भी नहीं थी इस चीज़ के बारे में, हमें भी नहीं पता था ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे आपने बताया आप एयरफोर्स में थे जी पहले, बिल्कुल। तो एयरफोर्स छोड़ने का ये डिसीजन इतना बड़ा, क्योंकि वो एक अच्छी जॉब है, सब बिल्कुल। चीज़ है, तो वो चीज़ आपने क्यों छोड़ी और इस तरफ आप आए? मैं लिखता हूँ, मैं लिखता था, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था। मैं मतलब अपने शौक के लिए बहुत सारे शौक, मैं एक्टिंग और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो मुझे लगता था डिफेंस में जैसे यूनिफॉर्म में है तो उसका अपना डेकोरम है, और मुझे आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ या कर रहा हूँ, मुझे इंडियन एयरफोर्स ने संवारा है। तो इंडियन एयरफोर्स में जब मैं गया वहाँ पर मैं एथलेटिक्स करने लगा, मेरे कोच मिले, एथलेटिक्स किया। उससे पहले कभी प्रोफेशनल कोचिंग नहीं की थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छी जॉब, और सब कुछ जॉब ही नहीं बल्कि वो जज्बा है ना, वो चीज़ें थी। बट मैंने डिसाइड किया था कि 15 साल करूँगा, और 15 साल मैंने सर्व किया इंडियन एयरफोर्स में। और उसके बाद मैं आज भी सर्व कर रहा हूँ, और टिल माय लास्ट ब्रेथ सर्व करता रहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार जो फ़ौजी होता है वो मरने तक फ़ौजी रहता है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। उन्हीं फ़ौजियों में से मैं भी हूँ, और अब मैं एयर वेटरन हूँ। ओके सर, आपने जैसे कि आप बताया कि आप पहले आपको ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में नहीं पता था, बट आप कुछ काफ़ी टाइम से आप जान रहे हैं, कोच कर रहे हैं उनको। तो जब आप ब्लाइंड फुटबॉलर्स के साथ जब उन्हें कोचिंग देते तो उनसे कोई लर्निंग मिली आपको, या उनसे कुछ सीखने के लिए मिला? आप तो उन्हें अपनी सारी कोचिंग देते हैं, बट ऐसे होता है ना कि किसी को एक पर्सनालिटी मिल जाती है जिनसे बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, बिल्कुल। तो उन लोगों से आपको कुछ लर्निंग मिली, मैं स्किल्स? इनको सिर्फ फुटबॉल सिखाता हूँ, जो बहुत छोटी चीज़ है, ब्लाइंड फुटबॉल सिखाता हूँ। मैं इनसे ज़िंदगी सीखता हूँ, मैं इनसे लाइफ़ सीख रहा हूँ, वो चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा, वही जब मैं कोची में था 2016 में, मुझे मेरे जो हेड कोच हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के, सुनील जे मैथ्यू, उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ गो एंड चेक देम वेदर दे आर रेडी और नॉट। तो मैं गया वहाँ पर, जब उनको देखने के लिए गया, और वो तैयार होके ऐसे बैठे हुए थे, और जब मैंने कुछ सामान बिखरा हुआ देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मतलब सामान रख लिया तुम लोगों ने, ये किया? तो उन्होंने पता क्या बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने बोला सर हमारा तो हो गया, पैकिंग कर ली हमने, और ऐसे-ऐसे सिर हिलाने लगे, दाएँ-बाएँ करने लगे। तो मुझे जब मैंने देखा तो वो सारे ब्रांडेड आइटम्स, आप और मैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम ब्रांड्स देखते हैं ज़्यादातर ना, कि एडिडास, नाइकी ये सब देखते हैं। और नाइकी के मतलब ऐसे-ऐसे पड़े हैं, 6-7 हज़ार की टी-शर्ट्स हैं, और वो सब है, परफ्यूम है, उसकी कॉस्ट है उस टाइम में, मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, उस टाइम में जब मैंने उसका कॉस्ट देखा तो 3200। तो ऐसे-ऐसे करके चीज़ें था। जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें से एक लड़का बोलता है, ऐसे करके बैठा था और ऐसे-ऐसे हिला और बोलता है, सर देखो सिंपल सी बात है। मैंने कहा यार तुम्हारा सामान तो बाहर पड़ा हुआ है। अभी वो मेरे से बोलता है कि सर देखो हमारा बहुत साफ फंडा है, जितना ऐसे हाथ घुमाते हैं, जितना आ गया वो अपना है, जो छूट गया वो दुनिया के लिए है। तब से आप बिलीव नहीं करोगे, आज मुझे बिल्कुल दुःख नहीं होता मेरा कोई सामान भी खो जाता है। दुःख इन द सेंस, थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ मेरे पास था, फिर मैं सोचता हूँ अब तो मेरे पास है ही नहीं, तो अब मेरा कहाँ है? तो वो चीज़ें उनसे सीखता हूँ। टॉलरेंस पावर, किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर जाते हैं और किस तरह से वो करते हैं, और हम लोग तो घूमते हैं, वो सचमुच महसूस करके घूमते हैं वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़िंदगी सीखता हूँ उनसे, फुटबॉल से। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ये एक लेसन है, लर्निंग लेसन है। बिल्कुल। तो सर आप कैसे कोच हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। स्ट्रिक्ट हैं या फिर आप थोड़ा फन में अ, मतलब बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं? मैं अगर सही बताऊँ तो मैं कोच हूँ, हाँ, ना मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। डिपेंड करता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो जाता हूँ कई बार इमोशनली,
क्योंकि कई सारे कोचिंग का मैंने एक फोटोग्राफ बहुत पहले आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, गैरी कर्स्टन जो कि इंडिया के कोच बन के आए थे जब, सचिन तेंदुलकर और जिनको गॉड भी बोलते हैं, और उसके बाद में उनकी एक फोटोग्राफ थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो मुझे थोड़ा रहता है। एक फोटोग्राफ है जहाँ पे वो बैट ऐसे करके पकड़ा हुआ है गैरी कर्स्टन ने, और सचिन तेंदुलकर को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ऐसे देख रहे हैं जैसे एक बच्चा सीखता है, नौसिखिया बच्चा बिल्कुल सीख रहा हो, क्रिकेट सीख रहा हो। जबकि गैरी कर्स्टन ने उनसे बाद में खेलना शुरू किया था और उनसे पहले उनका खेलना बंद कर दिया था। तो वो एक लेसन है, उस तरह की कोचिंग और इन्वॉल्वमेंट होना। मतलब कई बार आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच भी होना पड़ता है, कई बार आपको खुद को डिटैच भी करना पड़ता है, और डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है और किस तरह से चल रहा है। स्ट्रिक्ट हूँ मैं, कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हूँ और कई बार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हूँ। तो आप मतलब कोचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देखते हैं? एटीट्यूड है या फिर टैलेंट है या उनके जो स्किल्स हैं, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को? मैं एटीट्यूड को देखता हूँ, बाकी चीज़ें तो हम डेवलप कर देंगे। एज अ कोच अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं एटीट्यूड देखता हूँ, प्लेयर का एटीट्यूड क्या है। अगर उसमें सीखने का एटीट्यूड है और थोड़ा बहुत टैलेंट है तो उसको सिखा देंगे। बट अगर उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है बट एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे उसके साथ में, उस प्लेयर के साथ? आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे मौक़ों पे धोखा मिलेगा आपको, अच्छे अच्छे मैचेस में धोखा मिलेगा। बट अगर एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी के साथ में अगर वो खेल रहा है, अब टैलेंट आप डेवलप कर सकते हैं, है ना। छोटा है, अगर कम टैलेंट है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, आप बाकी सब चीज़ें बढ़ा सकते हैं। बट डेडिकेशन के लिए एटीट्यूड चाहिए, टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट हो सकता है आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, बट आपका एटीट्यूड ही नहीं है, डेडिकेशन का, परसिवरेंस का, फिर आप क्या करेंगे? तो मैं एज अ कोच एटीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। सही बात। तो सर नॉर्मल फुटबॉल और ब्लाइंड फुटबॉल दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, बहुत और ज़्यादा। मैं सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भी ज़्यादा फुटबॉल के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता है। बट मैं चाहती हूँ कि आज आप सामने हो तो मैं आज सारी चीज़ें आपसे पूछ लूँ। तो आप कुछ रूल्स बता सकते हैं कि नॉर्मल फुटबॉल में और ब्लाइंड फुटबॉल में क्या रूल्स होते हैं? बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे ताकि जो आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी पहाड़ टेल्स के जितने लोग देख रहे हैं वो जाने और वो लोगों को बता सकें। फुटबॉल सबसे पहले टीम स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। वो 11 साइड है, ये 5 साइड है ना। उसके बाद में हमारे 2 होते हैं और एक दूसरा पार्सली साइटेड का होता है जो लोग देख सकते हैं, 6 मीटर और 3 मीटर। उनके लिए फुटसाल होता है, यानी कि 7 साइड होता है। जब हम ब्लाइंड फुटबॉल की बात करते हैं, टोटली ब्लाइंड के लिए होता है तो 5 साइड होता है, यानी कि। और सबसे बड़ी बात, इसमें गोलकीपर साइटेड होता है ब्लाइंड फुटबॉल में, है ना। पिच में अंतर आ जाता है, वो आप 45 टू 90 से 110 मीटर तक उसमें उसकी लेंथ होती है। जो फुटबॉल है जनरल 45 का विड्थ है आपका, है ना। यहाँ पे आपको 20/40 का है, 40 लेंथ है और 40 मीटर्स और 20 मीटर्स आपका विड्थ है। वहाँ आपका थ्रो इन है, यहाँ पे थ्रो इन नहीं है, यहाँ पे साइड बोर्ड्स है। आप साइड में 1.2 मीटर्स 1.20 मीटर्स के 20 to 25 उस बोर्ड्स रखे होते हैं जिनको साइड बोर्ड्स बोलते हैं, और वो 8 to 10 डिग्रीज टिल्ट होते हैं बाहर की तरफ को, ताकि किसी को टक्कर ना लगे प्लेयर्स को, है ना। उसमें खेलने तो अगर बोर्ड लगे तो साइड थ्रो नहीं होगा, मतलब थ्रो इन नहीं होगा, लेकिन कॉर्नर्स होते हैं क्योंकि उस तरफ बोर्ड्स नहीं होते। ये डिफरेंस हो गया, पिच का डिफरेंस हो गया। गोल पोस्ट हमारा छोटा होता है क्योंकि ग्राउंड छोटा है, तो हमारा 3.66 विड्थ है और 2.14 मीटर्स की हाइट है। मैं मीटर्स में बता रहा हूँ सारा क्योंकि आजकल जो मेजरमेंट है मीटर्स में होता है ना। तो ये डिफरेंस है। फिर उनका जो होता है, उनकी डी बड़ी होती है, हमारी डी छोटी होती है, 6 मीटर की होती है। गोलकीपर का रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जिसको गोलकीपर एरिया बोलते हैं, वो 2 मीटर का है, उससे आगे गोलकीपर नहीं आ सकता। और गोलकीपर यहाँ पे आपको एक तरह से किक नहीं कर सकता बॉल को। वो जब लास्ट अगर कभी करना पड़ेगा, एक तो हाफ लाइन जो है यानी कि जो 20 मीटर्स का सेंटर है, वहाँ से आगे बॉल नहीं जाना चाहिए, ना ही थ्रो करके और ना ही मार के। तो ये बेसिक रूल्स हैं। और उसके बाद में जब भी प्लेयर्स जो अंदर हैं उनके पास अगर बॉल नहीं है तो उनको वाई बोलना पड़ता है, VOY। अच्छा, वाई। अगर मेरे पास बॉल है तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बॉल में साउंड होती है। अच्छा। जो जनरल फुटबॉल है उसमें कोई साउंड नहीं है क्योंकि वो देख रहे हैं, वो देख के खेलते हैं, हम सुन के खेलते हैं। ये अंतर है बेसिक, जो सबसे मेन अंतर है। उसके बाद में बॉल का वेट में 100 ग्राम्स का अंतर होता है, यानी कि जो उनकी फुटबॉल है उससे 100 ग्राम्स हैवी है हमारी, क्योंकि उसमें आयरन के पीस, वो बॉल बेयरिंग्स होती हैं जो साउंड करती हैं, उसकी वजह से 100 ग्राम्स ये ज़्यादा है। और उसके बाद में आपका जो साइज होता है वो 6 से खेलते हैं वो लोग जो फुटबॉल है, और हम लोग जो खेलते हैं वो 4 से खेलते हैं, जो कि फुटसाल की साइज है। ये बेसिक अंतर है।
और बाकी चीज़ें सेम होती हैं, हम सुन के खेल रहे हैं, वो देख के खेल रहे हैं, और बाकी चीज़ें सेम है लगभग। आज पता चला है कि इतने सारे रूल्स, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इस हाँ, चीज़ को बिल्कुल। लेके, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और आज आपके थ्रू मुझे लग रहा है उनको पता चल जाएगा जी, कि दोनों में जी। डिफरेंस क्या है। हाँ, बिल्कुल। सर जैसे हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में क्या होता है कि जब हम लोग, हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो थोड़ी रिसोर्सेज जो थोड़ी कम होते हैं, हुँ, हुँ। और अब तो खैर इतनी फैसिलिटीज़ आ गई है, बट जैसे आप लोगों के टाइम में जो पहले था, तो जैसे हम बता रहे हैं ग्राउंड या खेत, जैसे आप कह रहे हैं खेत में से कूद बिल्कुल, मारते थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहीं पे वो लोग खेलते थे, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, उन्हें नॉलेज नहीं होती थी इन चीज़ों के बारे में। बट अब थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई है, बट आपको क्या लगता है कि अभी उतना जितना रिसोर्स चाहिए हम लोगों को खेलने के लिए, आगे पहुँचने के लिए, वो उतना आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है? नहीं, अभी अगर बात करेंगे तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने साइड बोर्ड्स की बात की, वो साइड बोर्ड्स आपको हर ग्राउंड में होने पड़ेंगे, प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। हुँ। हम लोग जो ये गेम चलता है ये टर्फ में चलता है, ये आर्टिफिशियल ग्रास में नहीं चलता, टर्फ में चलता है, या फिर एस्ट्रो टर्फ होना चाहिए, है ना? अब वो कहाँ मिलेगा आपको? वो एक कहीं या स्पोर्ट्स का सेंटर है या वहाँ मिलेगा। नॉर्मल ग्राउंड में हम मड में खेलते हैं, हम साल भर मिट्टी के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं या नेचुरल ग्रास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हम जब कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं, जब हम टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, तो हमको टर्फ में खेलना पड़ता है, बेसिक चीज़ें। फिर प्लेयर के इक्विपमेंट है, एक जो हेड गार्ड आता है जिसको गोल फिक्स का है, वो महंगा है, वो 3 से 4,500 के बीच में मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, वो बाहर से आता है, इंग्लैंड या फिर बाहर से आता है। बॉल्स अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगी है, वैक्टरएक्स कर रहा है, उसकी भी टेस्टिंग हमने ही करी है, IBFF ने हमको ये मौका दिया। बॉल जब बनी थी तो हमने यहीं NIPVD में ही टेस्टिंग हुई है उस बॉल की। मिराज एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके साथ में टेस्टिंग की है उस बॉल की। आज हम उसी बॉल को यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो रिसोर्सेज की कमी, फिर उनका जैसे ग्राउंड है, सबसे पहली बात, साइड बोर्ड्स हैं, साइड बोर्ड्स के बाद में न्यूट्रिशन है प्लेयर्स का, अगर आपको अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस चाहिए तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग है, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग बिल्कुल अलग हो गई, अब वो वाला टाइम चला गया है कि आप आए और 3 घंटे ग्राउंड में आए, आपने आज 3 घंटा किया, कल 4 घंटा किया, ऐसे करके वो वाला टाइम चला गया। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और तब जाके वो चीज़ें आएंगी। तो अगर आप सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें डाइट भी आती है, उसमें स्पोर्ट्स साइंसेज आते हैं, जो रिसोर्सेज अभी जुटाने होंगे, जो रिसोर्सेज अभी उतना मिल नहीं रहा है, बट धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जब वो मिल जाएगा तो फिर, अभी तो इतना अच्छा है, फिर और अच्छी आगे हम प्लेयर्स खेल पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे हमारे संस्थान में है, NIPVD में है, बहुत सारी चीज़ें, हमें रेगुलर ये लोग मेरे साथ रहते हैं, जी। बट उनको क्या है, अभी पढ़ाई भी करना है, बाकी चीज़ें जॉब के लिए भी करना है। अगर उनकी जॉब सिक्योर है या उनका पढ़ाई के लिए उनको वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है, पढ़ाई के लिए रिलैक्सेशन मतलब कॉम्पिटिशन के टाइम में अगर एग्जाम्स पढ़ रहे हैं या होम एग्जाम्स खासकर, इवन बोर्ड में भी प्रोविजन है। CBSE बोलता है कि अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको आपके आपके इवन बोर्ड एग्जाम्स का डेट भी चेंज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज जैसे बढ़ेंगे तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सर आप NIPVD के बारे में अभी बात कर रहे थे, जी। तो मैं तो चाहती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें और थोड़ी हमारी ऑडियंस को बता दें कि इसमें, जैसे आपने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्री ऑफ एजुकेशंस बिल्कुल। होती हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ ये आप ऑडियंस को भी बता दें इसके हाँ, बारे में। बिल्कुल। जो NIPVD है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, और ये राजपुर रोड पे है, और राजपुर रोड पे अगर मैं कहूँ तो जाखन से पहले पड़ जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। यहाँ पे एक स्कूल है जो कि आदर्श विद्यालय है, जहाँ पर मैं हूँ, और जहाँ बाल वाटिका से लेकर 12th तक क्लासेस हैं, और CBSE का जो पैटर्न है वो चलता है, CBSE करिकुलम चलता है। उसके बाद में हमारे पास स्किल सेंटर्स हैं, जहाँ पर आपको ऑफिस मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, और उसके बाद में कंप्यूटर कोर्सेज, ये सब होते हैं, जिसको TCAB भी कहते हैं हम लोग, वो है ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल रिसर्च एंड एजुकेशन है, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, और उसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं, और आपका स्पेशल D.Ed, स्पेशल B.Ed, स्पेशल M.Ed, M.Phil, सब कुछ है। ये सारे वो हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि MBA बोलते हैं उसको, ब्लाइंड के जो अप्लायंसेज होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके बाद में एक हमारे पास सेंट्रल ब्रेल प्रेस है, CBP है, जहाँ पर ब्रेल की बुक्स और वो सब होते हैं। ऑडियो लाइब्रेरी है हमारे पास में, हमारा अपना कम्युनिटी रेडियो है। तो ये सब कुछ इन हाउस है, एक साथ है, सब कुछ अंदर है, कैंपस में है। बट जो PWDs हैं, खासकर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए सब कुछ फ्री है। हॉस्टल फैसिलिटी है,
गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी है। बट और अलिम को एक आया हुआ है जो अभी जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं या हियरिंग एड है वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो इतना कुछ है। मैं तो ये कहूँगा कि पहाड़ में जब आपके थ्रू, क्योंकि आप लोग नाम ही है पहाड़ टेल्स, जब आपको लोग सुने जाने तो उनको इस तरह का अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई दृष्टि दिव्यांग है, उनको अप्रोच करना चाहिए। वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इंस्टीट्यूट की वो सब लेके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर इसका प्रोसीजर होगा कुछ इसमें एडमिशन लेने का? बिल्कुल बिल्कुल, वो एंट्रेंस उसका होता है, सेम एंट्रेंस होता है स्कूल का। जैसे हम बाहर भी जाते हैं तो उसमें अप्लाई करते हैं और लगभग देश के हर कोने से आते हैं और आपका टेस्ट होता है। वो भी मतलब ऑनलाइन है और उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है वो है, बट डिपेंड करता है वैकेंसी पे कितना होता है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि एक क्लास में कितने एडमिशन्स होने हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से वो होता है भी क्योंकि एक हॉस्टल मतलब वो बिल्कुल वो रहेगा, भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है। हाँ क्राइटेरिया है वो। अच्छा, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत टेस्ट लेते हैं कि बाकी डिसेबिलिटी तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है वो करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड को ही लेते हैं। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ है हमारे यहाँ क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर है एक। अच्छा, तो वहाँ पर क्या होता है, जो 6 साल तक के बच्चे हैं वो क्रॉस डिसेबिलिटी मतलब उसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे स्पीच है, चाहे लोअर बॉडी का लोकोमोटर है, इस तरह का, वो लोग वहाँ पे आते हैं। 6 साल के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे, और उनको वहाँ पे ट्रीट किया जाता है नॉमिनल चार्जेस पे। आई थिंक सर 25 रुपीज़ की या 20 रुपीज़ की एक पर्ची कटती है और उसके बाद में उनका जो भी उनको ट्रीटमेंट देना होता है वो देते हैं। ओके। तो ये पूरा एक जो भी डिसेबल बच्चे हैं, जिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सारी बिल्कुल चीज़ें बनी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर कोई चाहता है, जिन किसी के बच्चे हैं या फैमिली फ्रेंड्स है कोई भी, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज़ जाएं और अपना एडमिशन हाँ, कराएं इवन वहाँ पे। जो कोर्सेज हैं, जैसे जो मैंने कहा कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो हाँ हैं जी। उसको बाकी लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, बट उनका फीस लगेगा। हाँ। नॉमिनल फीस है, बहुत कम है। वो हर तो जगह ही है, बिल्कुल आप कहीं से बिल्कुल, भी करो हाँ कोर्स वो तो। लगेगा, ये है। ओके। अच्छा सर, मैं जानना चाहती हूँ, जो आपका स्केड्यूल होता है, जो आप ट्रेनिंग देते हो, तो बिल्कुल वो आपका क्या स्केड्यूल रहता है सुबह से शाम तक का, जो आप इन सबको ट्रेनिंग्स देते हैं बिल्कुल प्लेयर्स को, बिल्कुल वो बिल्कुल। थोड़ा स्केड्यूल बताएंगे आप अपना? हम मॉर्निंग में हमारी, अगर गर्मी के टाइम में हम 4:30 से लगभग स्टार्ट कर देते हैं, और क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, 9 बजे से हमारा स्कूल होता है, बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनका, या कॉलेज में 9 o'clock से कॉलेज होता है, तो उससे पहले पहले हम लोग 2 से कम मतलब 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे रहते हैं मॉर्निंग में। जो होता है जनरल फिटनेस, वो डिपेंड करता है डे बाय डे कौन सा है, जैसे मंडे है, ट्यूसडे को स्ट्रेंथ है, फ्राइडे को स्ट्रेंथ है, इस तरीके से वो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन जो बाकी शाम को है, शाम को हम गेम वाइज करते हैं, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट है, ब्लाइंड फुटबॉल है, गोल बॉल है, इस तरह के जो भी आता है। और जिसका जो नज़दीक है, जो भी गेम जैसे नज़दीक आ रहा है, नेशनल्स आ रहा है, जैसे अभी ब्लाइंड फुटबॉल के नेशनल्स आ रहे हैं, तो उसको फिर ज़्यादा टाइम देते हैं। शाम को हम नॉर्मली 4:30 बजे से अपना सेशन शुरू करते हैं और 6:30-7 बजे तक हमारा सेशन चलता है इवनिंग का। और ये डेली है, वेडनेसडे सैटरडे ऑफ रहता है, और कभी कभी जब कंपटीशन आने वाला होता है तो वो ऑफ भी नहीं रहता, संडे ऑफ रहता है। ओके। तो सर, जैसे टीम जब खेलती है कुछ है, तो बीच में कभी इनके कॉन्फ्लिक्ट आता है, और अगर आए तो आप कैसे सॉल्व करते हो हाँ उनको? बिल्कुल आएगा। देखिए कहते हैं ना कि 2 प्लेयर्स हैं तो एक ऊंचा भी होगा, एक नीचे भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, बट वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। मेन ये कि और जो टीम वर्क तभी होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स मैं तो ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, बिल्कुल। और वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। मुझे अगर अच्छा प्लेयर बनना है तो मेरे आगे जो अच्छा खेल रहा है, मुझे ये मन में होना चाहिए कि मतलब मुझे ना इससे आगे निकलना है, वो होना चाहिए, बट वो हेल्दी होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे इसको बस किसी भी तरह से भाई हुक एंड क्रुक, वो वाला नहीं होना चाहिए। वो हो जाता है, बात करते हैं हम लोग आपस में, बात करते हैं, या मैं दोनों प्लेयर्स को बुलाता हूँ और उसके बाद में सब मिल के बात करते हैं, तो हो जाता है। जब भी टीम के बारे में बात करते हैं तो प्लेयर्स भी बहुत जल्दी मान जाते हैं और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं ईजिली। और बीच में कोऑर्डिनेशन कैसी रहती है इन लोगों की सबके साथ में? कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम लोग चलते हैं वैसे ही वो लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। हर चीज़ ऑफ द ग्राउंड और ऑन द फील्ड दोनों बराबर है। और क्योंकि अगर देखिए दोनों तरफ अगर बाहर ये लोग अगर आपस में ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा ही एक दूसरे से जाएंगे, दोनों को अकेले जाना पड़ेगा, है ना। टकराएंगे तो दोनों लोग टकराते रहेंगे, कहीं ना कहीं लगेगी या वो होगा। बट अगर 2 लोग एक साथ जा रहे हैं तो एक टक्कर आएगी ना, तो दोनों में से किसी एक को लगेगा। कहने का मतलब जिंदगी में भी आपको वैसे ही है, ग्राउंड में भी सेम है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सारी चीज़ें भूल के एक बनना पड़ेगा, टीम वर्क में आना पड़ेगा, तब जाके आप चैंपियंस बन सकते हैं। और टीम वर्क
ही ऐसा होता है जो आगे ही बढ़ाता है, बिल्कुल एक बिल्कुल अकेला इंसान नहीं कर सकता नहीं, ना, कुछ जब नहीं कर साथ सकता में ना। टीम होती है तो फिर वो आगे बढ़ती हाँ है। मैं साफ बोलता हूँ, मुझे हम्म, सुपर हीरोज नहीं चाहिए, हम्म, मुझे एवरेज प्लेयर्स चाहिए, बट एक टीम चाहिए, टीम प्लेयर चाहिए मुझे। हम्म, मुझे इंडिविजुअल हीरो नहीं चाहिए हम्म, या हीरोइन नहीं चाहिए, हम्म, मुझे टीम प्लेयर चाहिए जो इनको मैं करूँ, बताऊँ, और वो एक साथ कलेक्टिव हीरो बने, कलेक्टिव हीरोइन बने, बिल्कुल तभी जाके चैंपियंस बन सकते हैं। बिल्कुल। और अभी आपने बताया नेशनल्स होने वाले हैं हमारे बिल्कुल, उत्तराखंड में, उसकी कैसी तैयारी चल रही है, उसके तैयारी लिए क्या बहुत क्या प्रिपेयर कर रहा है? तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और इसी बीच हम लोग जो हमारा ड्रिबल क्लब है वहाँ पर भी गए थे, हमने वो देखा कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो ग्राउंड भी देखने के लिए गए, उसके जो ऑनर है स्वामी उससे भी मिले थे हम, जी। बात भी हुई थी और बहुत सपोर्टिव है। और दूसरा देखा, और जहाँ तक तैयारी की बात करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और मेंस वुमेन्स दोनों का ट्राई कर रहे हैं कि फाइनल खेले, एटलीस्ट उत्तराखंड फाइनल खेले, बिल्कुल और मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, पैक शेड्यूल है बिल्कुल। और जो इधर उधर जाते हैं प्लेयर्स वो बंद हो चुका है अभी, नॉर्मली जैसे कहीं जाना है, कुछ जाना है, फंक्शंस हैं वो थोड़ा सा कट कर दिए गए हैं, इवन मेरा भी, तो ताकि हम लोग ज़्यादा टाइम दे सकें, उसकी तैयारियां चल रही हैं ज़बरदस्त। और जो हमारा बोर्ड है उपसा, उत्तराखंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, क्योंकि हम लोग अपने संस्थान में कर रहे हैं, हम लोग इन हाउस है सब कुछ वहाँ पे, तो उपसा को भी उम्मीद है और वो भी हमारे साथ में चल रहा है। उसके लिए आपको वेरी ऑल द बेस्ट, और थैंक यू हम वेरी आशा मच, करते थैंक हैं यू, हमारी उत्तराखंड की टीम जीते। पूरी कोशिश रहेगी हमारी। बिल्कुल सर। सर ऐसी कुछ चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं हमारी पहाड़ की ऑडियंस को स्पेशली, जो उनको नहीं पता है हमारे इस गेम से रिलेटेड या फिर जो भी है इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो? मैं तो ये कहूँगा जो लोग पहाड़ में, सुदूर पहाड़ों में रह रहे हैं, कि हम भी खेलते हैं और वही तिरंगा हम भी लहराते हैं जब बाहर जाते हैं। तो अगर आप देखो, आप जब सुनेंगे पहाड़ टेल्स को तो इनको सुनेंगे, नहीं तो हम खुद भी, जैसे नरेश सिंह नयाल के नाम से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अगर वो भी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बट आप जब देखते हैं ना, वो लोग अगर कहीं आपको मिल जाएं तो एक बार हेलो हाय ज़रूर कह देना, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो जब वो देख नहीं पाते, लेकिन आप उनसे वो सुन पाते हैं और बहुत अच्छा सुनते हैं। अगर आपने आज आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, आज आपने उनसे बात करी है, 10 साल बाद अगर आपका वोकल कॉर्ड नहीं बदला है तो आपको पहचान जाएंगे इजीली, साउंड क्लियर आनी चाहिए बस, वो है। और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं आपको मिल जाए तो हेलो हाय कर देना, एक तिरंगा, रिकग्नाइजेशन होती बिल्कुल है ना, बिल्कुल, क्योंकि तिरंगा लहरा रहे हैं वो, बिल्कुल और उनको अगर आप करेंगे नमस्ते, अरे आप तो वो हैं, जी आपने बहुत अच्छा किया था वहाँ, तो उनको अच्छा वो होगा। और बाकी मैं यही कहूँगा कि देखें, हमारा भी गेम देखें, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके, तो रिकग्नाइजेशन तो बनती ही है। अगर बिल्कुल आपको कहीं दिखे तो प्लीज़ उनको वहाँ पे जाके अप्रिशिएट करें उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। अभी जो हमारे पॉडकास्ट में एक नया नेक्स्ट सेशन है वो होता है थोड़ा फन सेगमेंट। मैं आपको कुछ वन वर्ड्स दूंगी, आपको भी उसका वन वर्ड में रिप्लाई करना है, मतलब कुछ चीज़ बताऊंगी, सपोज मैंने बोल दिया कि फैमिली, तो वो आपके लिए क्या मैटर करती है वो वन वर्ड में बताना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहला है आपका पहाड़ इन वन वर्ड। पहाड़ के, सुकून, ओके। फुटबॉल, एवरीथिंग, ओके। योर सुपर पावर, कोच, ओके। बिगेस्ट फेयर, लूजिंग द गेम, ओके। फेवरेट पहाड़ी डिश, बड्डू की दाल, ओके। कैप्टन होने का बेस्ट पार्ट, जब कोच सर ने, नरेश सिंह नाल सर ने कैप्टन बैंड पहनाया था। ओके। ब्लाइंड फुटबॉल थ्रिल है या फिर प्रेशर है? ये बहुत अच्छी चीज़ है, ब्यूटीफुल गेम है, थ्रिल है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ओके। वन वर्ड फॉर शेफाली, स्ट्रॉन्ग, ओके। उत्तराखंड, डायनेमिक, फुटबॉल ड्रिल, फेवरेट फुटबॉल ड्रिल, स्कोरिंग गोल्स, ओके। मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर, अभी तक आपने इतने सारे प्लेयर्स के साथ काम करा, आपको सबसे हार्ड, सोवेंद्र भंडारी, ओके। सक्सेस इन वन वर्ड, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम। ओके। अगर आप एयरफोर्स में नहीं होते, कोच नहीं होते, तो क्या आपका प्रोफेशन होता? क्या मेरा प्रोफेशन होता? प्रोफेशन होता, मैं या यूं आप ही किस कहीं, चीज़ को फिर किस फील्ड को चूज करते? मैं स्पोर्ट्स में ही रहता, और या तो लिख रहा होता कुछ। ओके, हाँ, आप लिखते भी बहुत अच्छा है। मैं ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ, सर का भी यूट्यूब चैनल है, हाँ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप पोइट्री वगैरह लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं? हाँ, मैं पोइट्री, कविताएं, आर्टिकल्स लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत लिखने की।
तो मैं चाहती हूँ ऑडियंस जाएं और उनके यूट्यूब में भी देखें ये चीज़। Thank you. ओके, सो लास्ट आपका योर कोचिंग मंत्रा। कोचिंग मंत्र जस्ट गो ऑन। जस्ट गो ऑन। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाला, बल्कि आपका इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है क्योंकि अभी गेम्स नेशनल होने वाले हैं, तो आप इतनी प्रैक्टिस में लगे, उसके बावजूद आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए, हमको इतनी सारी चीज़ें बताई, और थैंक यू सो मच उसके लिए, हमको टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गिफ्ट हमारे पहाड़ टेल्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, और आपको भी और पहाड़ टेल्स को, आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गाइस हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टैलेंटेड लोग हमारे पॉडकास्ट में आएँ और अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हमें सुनाएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सकता है लाइक करें। थैंक यू सो मच।